फोन पे का आईपीओ हेडलाइंस में है, और जब भी कोई लास्ट एक आईपीओ आता है तो तीन चीजें होती है, हाइप, फियर और हाफ इंफॉर्मेशन। एज इन्वेस्टर हमें इमोशनल होकर रिएक्शन नहीं लेना है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करना होता है, और आज हम वही करेंगे। कंसर्न्स क्या है उसे डिस्कस करेंगे, फैक्ट्स क्या है उससे डिटेल में बात करेंगे, और वैल्यूएशन आने के बाद क्या देखना चाहिए आपको अपने डिसीजन आने से पहले उसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिए। कुछ नैरेटिव्स है जो मार्केट में चल रहे हैं, उसके अराउंड ही बात करना शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला नैरेटिव ये है कि पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस है, तो ये रेड फ्लैग है। देखिए, ओएफएस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप वो समझिए, ऑफर फॉर सेल, और एक्चुअल बेसिस पे ओनरशिप ट्रांजिशन होता है ओएफएस में। अगर कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया है ऑलरेडी, ग्रोथ फंडिंग ऑलरेडी कर चुकी है और उसके लिए ऑलरेडी टेकन केयर हो चुका है फंड्स का, और इमीडिएट कैपिटल रिक्वायरमेंट ना हो, तो फ्रेश इशू होना मैंडेटरी एक्चुअली में नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी होती है कि जो भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसका कैश फ्लो कैसा है, फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी है, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ कैसी है। सिर्फ ओएफएस के बेसिस पे स्ट्रक्चर को वीकनेस बोलना बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया है और गलत इंटरप्रिटेशन होता है, ये आपको देखना जरूरी है। मतलब यहां पे मैंने आपको फोर्स किया है कि रैंडमली ओएफएस करके हटा मत दो, डिटेल में स्टडी करो, कैश फ्लो कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है, प्रोजेक्शन कैसे है, फंड फ्लो कैसा है। सेकंड नैरेटिव जो चल रहा है उस पर डिस्कशन करते हैं। वीसीज पैसा कमा के निकल रहे हैं, रिटेल रिस्क लेगा। देखो, ये ना थोड़ा सा इमोशनल आर्ग्यूमेंट है, मुझे पता है आप सभी के लिए। हर स्टार्टअप इकोसिस्टम में कुछ अर्ली इन्वेस्टर होते हैं जिनको ओवरसाइज रिटर्न मिलते हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा रिस्क भी ली होती है, वो सबसे पहले आते हैं, हायर स्टेज पे अपना कैपिटल डिप्लॉय करते हैं। और एक्चुअली में देखा जाए तो रियल इन्वेस्टर का एक्चुअल फोकस होना चाहिए करंट वैल्यूएशन पे, फ्यूचर ग्रोथ पे, और किस तरीके से कंपनी काम करेगी उस पे, ना कि सिर्फ ये देखने में कि भैया मैं तो कमाया नहीं, पहले मेरे से और कोई कमा चुका है। भाई, अगर पहले कोई और कोई कमा चुका है तो उसने रिस्क भी इतनी ही ज्यादा ली है, ये हमें समझना जरूरी होता है। और एक्चुअली मैं जो बात कर रहा हूं जिस क्लैरिटी की, वो क्लैरिटी हमें उसके बाद ही मिलेगी जब हमारे पास प्राइस बैंड आएगा, और प्राइस बैंड आने पे हम डिटेल में बात भी करेंगे। तब तक रैंडम चीजों के बेसिस पे अपने नैरेटिव्स को सेट मत करिए। थर्ड नैरेटिव क्या चल रहा है, ये लॉस मेकिंग कंपनी है। चलिए फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी देखते हैं। कंज्यूमर पेमेंट रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 में 31.6% ग्रो हुआ है ईयर ऑन बेसिस पे। कोर रेवेन्यू 6300 करोड़ पे है। रेवेन्यू की ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2025 के बीच में 56% की है। डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी क्या है? इंश्योरेंस और लेंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन 208% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है। अदर फाइनेंशियल सर्विसेज 157% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है। नॉन पेमेंट का बिजनेस 208% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कर रहा है। पेमेंट बिजनेस ग्लोबली लो मार्जिन होता है। मोनेटाइजेशन जनरली फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेंड होता है। यूपीआई इंसेंटिव्स 6% रेवेन्यू का पार्ट है। यह मॉनिटरेबल रिस्क है, लेकिन रेवेन्यू का मेजॉरिटी पार्ट नहीं है। कंपनी ने पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 27-28 में इंडिकेट किया है। एग्जीक्यूशन क्या रहेगा वो हमें देखना इंपॉर्टेंट होता है। अब नैरेटिव्स बहुत देख लिए, रियल रिस्क क्या है उसके ऊपर भी बात करते हैं, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए उन पे बात करते हैं। सबसे पहला एक्चुअल रियल रिस्क। देखो, होता है क्या है, एक तो होता है नैरेटिव सेटिंग करना, दूसरा होता है एक्चुअल प्रॉब्लम से बात करना। मैं एक्चुअल प्रॉब्लम से बात करने वाला हूं। पहला है रेगुलेटरी चेंजेस का रिस्क है, जो हर बिजनेस में होता है इंडिया में, और वो इंडिया में लेना भी पड़ता है, पर रेगुलेटरी चेंजेस इंपॉर्टेंट रिस्क है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की बात हो तो जो मार्केट लीडर है विद 48% शेयर, तो भी कंपटीशन में रहना होता है। लार्ज आईपीओ में एंकर बुक और क्यूआईबी के पार्टिसिपेशन से काफी कुछ सिग्नल मिलता है। तो मुझे पर्सनली इस चीज के ऊपर क्लोजली मॉनिटर करना कि क्या यहां पे आईपीओ में क्यूआईबी, बड़े इन्वेस्टर, बिग एचएनआई किस तरीके से फ्लो लेके आते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सारी चीजें हमें एक्चुअली में स्टडी करना इंपॉर्टेंट होगा। फाइनली मैं कहूंगा कि आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जो चेक करते हो, वो चार चीजें इंपॉर्टेंट चेक करनी होती है। इस आईपीओ में भी वही चेक कीजिएगा। ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी, मोनेटाइजेशन क्लैरिटी, कैश फ्लो का स्ट्रेंथ एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अगर ये पैरामीटर अलाइन होते हैं तभी पार्टिसिपेट करेगा, अगर नहीं होते तो डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए स्किप करना भी इंपॉर्टेंट होता है। लार्ज आईपीओ में नैरेटिव लाउड होता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग से बनती है। रैंडमली कई बार क्या होता है, जस्ट बिकॉज कुछ चीजें हाइप हो रही होती है, या फिर कुछ किसी लोगों का इंटेंशन होता है कुछ पर्टिकुलर चीजों को हाइप करने में। ज्यादा चीज नहीं बोलूंगा, बट आप समझ गए हो इंडिकेशन क्या है। तो कुछ चीजें अननेसेसरी हाइप में आ जाती है। हमें हाइप से नहीं, फियर से नहीं, डेटा से काम करना है। वही मैं यहां पे इस चैनल पे आपको रेगुलरली देता हूं। तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। जब हमारे पास और डेटा आएगा फोन पे के आईपीओ कह रहा हूं, स्पेसिफिकली क्या प्राइस बैंड है, क्या टाइमलाइंस है, क्या वैल्यूएशंस है, उस चीजों पे हम वापस से डिस्कस करेंगे। पर तब तक अपने नैरेटिव्स को अननेसेसरी 2-3 चीजों से बहुत ज्यादा गाइड होने मत दीजिए। प्रॉपर्ली ओपन माइंड होकर काम करने की कोशिश कीजिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।